हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं मार्केट फेलियर और उसके रीजंस, तो मार्केट फेलियर उसके रीजंस में हमने पब्लिक गुड्स एंड मार्केट फेलियर, एक्सटर्नलिटीज मार्केट फेलियर और इनपरफेक्ट कंपटीशन एंड मार्केट फेलियर यानी कि मोनोपोली की बात किया था। ये लास्ट पॉइंट है मार्केट फेलियर का रीजन है, वो है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड मार्केट फेलियर। तो ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता क्या है और इसकी वजह से मार्केट फेल कैसे होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा माइंड में फिर से मैं रिकॉल करना चाहता हूँ आपके माइंड को कि मार्केट फेलियर का मतलब है कि इफ़ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर टू पार्टीज मान के चलो, तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को दोनों को प्रॉपर नॉलेज होती है गुड्स की क्वालिटी के बारे में, मार्केट के प्राइसेस के बारे में और किस मार्केट में कौन सा गुड्स मिलता है, यानी कि फुली इंफॉर्मेशन होती है कंज्यूमर एंड सेलर दोनों को। ये हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, और उसके अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपना बिहेव करते हैं, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं। यानी कि कंज्यूमर इफिशिएंसी प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्रोड्यूसर इफिशिएंसी प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर हमने पूरी चर्चा किया कि अगर ये प्राइस डज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, अगर प्राइस डज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट या प्राइस डज नॉट इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, मान चलो ये प्रोड्यूसर एक्स कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको भैया जितनी उसकी कॉस्ट है वो निकलनी चाहिए, और एक पर्सन है जो इसको पे कर रहा है उतनी यूटिलिटी होनी चाहिए। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में ये तो पॉसिबिलिटी हो जाती है, लेकिन ड्यू टू इम्परफेक्ट रिलेशन मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी सिचुएशन है। इसकी वजह से ये दोनों इक्वल्स नहीं होते हैं। ये इक्वल ना होने का एक और रीज़न है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रॉपर्टीज है वो परफेक्ट कंपटीशन की है। अब असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होने से मार्केट फेल कैसे हो जाता है, तो पहली बात सुन लीजिए। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि सिस्टमैटिक नॉलेज ना होना, लेकिन किसको, किसी एक पार्टी को, या तो कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है या तो प्रोड्यूसर को नॉलेज नहीं है, किसी एक पार्टी को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो उस केस में हम यही बोलेंगे कि यहाँ पर असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। सिमेट्रिक मीन्स प्रॉपर नॉलेज इन बोथ पार्टी, दोनों पार्टी को, और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मतलब किसी एक पार्टी को ज़्यादा नॉलेज होना। उस केस में क्या करेगा वो, अगर प्रोड्यूसर को ज़्यादा नॉलेज है सेलर को नहीं है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है या घटिया क्वालिटी की गुड्स को आपको सेल कर सकता है, तो उसका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कंज्यूमर को ज़्यादा नॉलेज है किसी चीज़ में, तो वो उसका फ़ायदा हो जाएगा। प्रोड्यूसर से ज़्यादा नॉलेज कंज्यूमर की होती है। सर बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी आपको बताता हूँ मैं। तो अब हम इसी असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को क्लास 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एडवर्स सिलेक्शन, दूसरा होता है मोरल हैजार्ड। पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब होता है कि गलत निर्णय ले लेना, आपने गलत गुड्स की क्वालिटी को, क्वांटिटी को चूज कर लेना। अब मैं एग्जांपल देता हूं। एक आपने सुना होगा क्लास लेमन प्रॉब्लम। अब लेमन प्रॉब्लम कहाँ से वर्ड आ गया आप ये बोलेंगे, तो लेमन प्रॉब्लम एक वर्ड है। लेमन का मतलब होता है सेकंड हैंड कार, ठीक है। अब सेकंड हैंड गुड्स की बात आती है, तो मार्केट में अगर कोई पर्सन सेकंड हैंड गुड्स की बात करते हैं, चाहे सेकंड हैंड कार मार्केट की बात करते हैं, किसी सेकंड हैंड की बात करते हैं, तो जब आप सेकंड हैंड कोई पर्सन परचेज करता है गुड्स को, तो उसमें नॉलेज किसको ज़्यादा होती है, उस केस में सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि सेलर को नॉलेज है कि यार इसमें क्या ख़राब है,
कौन सी क्वालिटी अच्छी है, इसमें क्या माइलेज दे रही है, क्या एवरेज दे रही है, या किस में इतना मेंटेनेंस है, ये पिकअप कितना देती है, माइलेज कितना देती है। तो ये सब तो नॉलेज किसको है? सेलर को है, यानी कि कार ओनर को है, अगर वो कार मार्केट की बात करते हैं तो। अगर आप सेकंड हैंड कार लेने जाते हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप तुक्का लगाते हैं कि नहीं ठीक है यार 5 लाख को बोल दिया, तो आप बोलते नहीं 3 लाख ले लो। सेलर को पता है ठीक है यार ले जाओ 3 लाख में, क्योंकि उसे पता है कि ये 2 लाख की भी कार नहीं है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन किसी एक पार्टी को है, इस पर इंफॉर्मेशन किसी एक पार्टी को है। कहने का मतलब है कि जब किसी इंफॉर्मेशन किसी एक पार्टी को ज़्यादा होती है और वो क्या करता है, सारी चीज़ हाइड कर देता है, जो मतलब मेन चीज़ है वो बताता नहीं है। तो इस केस में जो ऑब्वियसली जो सेलर है उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है और प्रोड्यूसर का, सेलर का कम हो जाता है, बायर का कम हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर मार्केट फेलियर क्यों हुआ है? क्योंकि एक पर्सन की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, एक सेटिस्फेक्शन कम है। हम चाहते हैं कि दोनों का प्राइस और इक्वल होना चाहिए, दोनों का सेटिस्फेक्शन। तो अगर सेकंड हैंड कार मार्केट की बात करते हैं तो वह एग्जाम्पल होता है एडवर्स सिलेक्शन का। एडवर्स सिलेक्शन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, बायर कर रहा है एडवर्स सिलेक्शन, उसे आइडियाज़ नहीं है। हालांकि हम लेमन प्रॉब्लम को बहुत डीप में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपको यहाँ बताना है कि अगर आप सेकंड, थोड़ा समझ लीजिए कि मान चलो आप कार मार्केट में विजिट करते हैं और एक तरफ से सेकंड हैंड कारें खड़ी हैं, ठीक है, और आपको नहीं पता कि यार इसमें अच्छी कार है कौन सी है, बुरी कार कौन सी है। मतलब अच्छी क्वालिटी की कार है सेकंड हैंड, लेकिन वो भी अच्छी क्वालिटी की कार है। और एक मान चलो आप अभी किसी ने 1 महीना पहले कार निकाली, उसको मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, लेकिन लोगों के माइंड में है कि ये तो सेकंड हैंड हो गया। बेच क्यों रहा है वो? सेकंड हैंड क्यों बेच रहा है? क्यों? क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी नॉलेज आपको नहीं है क्यों बेच रहा है। तो लेकिन आपके माइंड में है कि ये कार तो ख़राब ही होगी, क्योंकि इसलिए तो बेच रहा है, अदरवाइज अच्छी कार कोई बेचता है, ठीक है। तो एक परसेप्शन आपके माइंड में ये हो गया कि बायर के माइंड में, और सेलर के माइंड में है कि यार उसे पता है कि क्यों बेच रहा है। तो ना तो सेलर को बायर के बारे में इंफॉर्मेशन है, बायर का सेलर के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक पार्टी को यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आप कारें विजिट करते हैं, बहुत सारे एक तरफ से कारें खड़ी होती हैं। अब आप जिस कार पे सबका रेट 2 लाख रुपए है, अच्छा सबका रेट 5 लाख रुपए है, तो जो अच्छी कारें हैं 5 लाख से स्टार्ट हो रही हैं, जो उससे कम कारें हैं 3 लाख से स्टार्ट हो रही है, जो और ख़राब कारें हैं 2 लाख से स्टार्ट हो रही है। तो कारें ही कारें लगी हुई हैं, सबका रेट एक जैसा लगा हुआ है। अब जिस कार को आपको ऊपर से टेंटिमेंट दे करके आप सोचते हैं कि ये कार अच्छी है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता कि कार में क्वालिटी क्या है। ऊपर से देख के आपने सेलेक्ट कर लिया और पता लगा कि उसका मेंटेनेंस इससे इतना ज़्यादा है कि जितना आपने 2 लाख की कार नहीं खरीदा, उसने 5 लाख आपने मेंटेनेंस दे दिया। तो क्या हो गया? ये एडवर्स सिलेक्शन हो गया, आपने एडवर्स सिलेक्शन कर लिया। तो इससे आपका जो टोटल आपकी यूटिलिटी है वो कम हो गई। क्लियर हुआ पॉइंट को? बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं जा रहे हैं। अब एक और तरीके से एडवर्स सिलेक्शन सुन लीजिए कि जब मान के चलो वो सेकंड हैंड कार है, अब वो सेकंड हैंड कार की आप पॉलिसी कराना चाहते हैं, कार इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। अच्छा, अब कार इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं पता कि ये कितनी अच्छी कार है, क्योंकि तो आप तो कार ले लिए हो सेकंड हैंड। अब वो कंपनी जो आपको कार इंश्योरेंस कर रही है उसे भी नहीं पता कि कार की क्या क्वालिटी है, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है, आपको इसकी जो आपका प्रीमियम रखेगा वो किस बेस पे रखेगा कि भाई ड्राइवर रिस्की है या इतनी पुरानी कार है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखेगा, कितनी बार आपने ओवर राइडिंग की है, किस बार आपने सिग्नल तोड़ा है। इन सब के बेस पे क्या करेगा? इमेजिन करता है। उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन ओनर है, कौन इसको ड्राइव करेगा, कैसे ड्राइव करेगा, ड्राइवर कैसे है, उसको नहीं पता, या कार की माइलेज क्या है, कार की कितने टेक्निकल खराबी है, ठीक है। तो कार का वो इंश्योरेंस कर देता है, अगर लड़ जाएगी कार तो आपको टूट फूट जाएगा तो आपको इतना पेमेंट हम करेंगे, अब पर मंथ आप उसका प्रीमियम फिक्स कर देता है। लेकिन उसे प्रीमियम कैसे फिक्स किया? वो भी एडवर्स सिलेक्शन है। उसने प्रीमियम तो फिक्स कर लिया कि भैया आपका पर मंथ का पूरे साल का प्रीमियम ये है, इस दौरान अगर गाड़ी में कुछ हो जाता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब मैं पे करूँगा।
तो उसने भी क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, एडवर्स सिलेक्शन किया। क्लियर है? अच्छा, तो ये एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है कि जब इंश्योरेंस कंपनियां आपको पॉलिसी सेल कर रही है, क्योंकि आपको आपके बारे में उसको नहीं पता, कार के बारे में नहीं पता उसको, उसने परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रख दिया। आप पता लगा आपने कार लिया, दूसरे दिन कार लड़ गई, और कार कितनी थी, 2 लाख की कार खरीदा था आपने तो बताया नहीं था मैं 2 लाख की खरीदा हूँ, और 5 लाख के अपना इंश्योरेंस करा रखा था आपने, तो 5 लाख तो आपको मिल जाएगा। दूसरे दिन लड़ा दिया आपने कार, तो इस इंश्योरेंस कंपनी का घाटा हो गया, आपको फ़ायदा हो गया। तो एक पार्टी को फ़ायदा हुआ, एक को लॉस हुआ। अच्छा, अब ये पॉलिसी इंस्पेक्शन करेगी आपने कार सही में लड़ाई कि नहीं लड़ाई, या किसकी गलती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंक्वायरी करेगा वो। अब मोरल हजार्ड क्या होता है यार, ये बड़ा टर्म कहाँ से आ गया, ये भी समझ लीजिए। मोरल हजार्ड का मतलब होता है कि आफ्टर ट्रांजैक्शन, ये बिफोर ट्रांजैक्शन था, इंश्योरेंस कंपनी ने बिफोर ट्रांजैक्शन बिना कुछ किया आपका उसके माइंड में एडवर्स सिलेक्शन कर लिया कि मैं इसको इतना प्रीमियम रखूँगा, या बिना कुछ किया आपने सोच लिया कि माइंड में कि मैं इस कार के 2 लाख रुपए दूंगा, वो आपका एडवर्स सिलेक्शन था। क्योंकि ना तो आपको नॉलेज थी कार परचेज करते वक्त, और ना तो वो इंश्योरेंस कंपनी को नॉलेज थी कि कार की क्वालिटी क्या है, फिर भी आप उसके लिए इंश्योरेंस कर दिया। अब वो प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा इंश्योरेंस कंपनी, या आपको माइलेज अच्छी दे रही है, हो सकता है आपको अच्छी कार ही मिल जाए, 2 लाख में आपको लगा कि बहुत अच्छी कार मिल गई है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सेटिस्फेक्शन किसी एक पार्टी को ज़्यादा होता है। अब बात आती है मोरल हजार्ड की। मोरल हजार्ड का मतलब होता है कि आफ्टर ट्रांजैक्शन, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान के चलो मेरे मन में था कि यार मैं सेकंड हैंड कार लूँगा, उसकी इंश्योरेंस कराऊँगा, और जानबूझकर कार को लड़ा दूँगा, और मैं बैंक से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लूँगा, उससे मैं नई कार खरीद लूँगा। आपका काम ही यही है। तो यानी कि जब आपने पॉलिसी परचेज कर लेते हैं तो आप अपना बिहेव चेंज हो जाता है, मतलब आफ्टर बिहेव चेंज। जैसे अभी आपको एक चीज़ समझाता हूँ। तो यानी कि अगर आपने कार ले लिया था, मतलब आपके माइंड में कुछ चल रहा है प्लान, जिसे इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता था। मान के चलो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, आपको बहुत सारी बीमारी है, आपने छुपा लिया क्योंकि उसके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने अपनी बीमारी को हाइड कर लिया, और जो इंश्योरेंस जो पॉलिसी सेल करने आता है वो हो सकता है आपको कोई जानकार हो, तो बोलता ठीक है डिसीजन नहीं है, पिछले साल कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और सब में टिक मार देता है, बोलता ठीक आप साइन कर दीजिए। पर मंथ आप 10,000 रुपये 5,000 रुपये आप पे कर रहे हैं, और खुदा न खादा आपको कैंसर है, आपने छिपा रखा था। 4 महीने बाद आपको कैंसर हो गया, आपने कैंसर का इलाज कराया, आपने उसके 2 लाख 10 लाख के जितना आपका इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस था, आपने उसे पार्टी से पैसा मांगा। अच्छा, तो आपने क्या किया, आपने अपनी इंफॉर्मेशन को छुपा करके और दूसरी पार्टी से आपने प्रॉफिट ले लिया। तो वो पार्टी क्या करेगी, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो पार्टी फिर आपकी इंक्वायरी करेगी, आपको पेमेंट इतनी जल्दी नहीं करेगी, आपके डॉक्यूमेंट मंगाएगी, पिछला रिकॉर्ड देखेगी, तो पता लगेगा आपको शुगर भी था, बीपी भी था, आपको तो कैंसर बहुत दिन से है, आपने साइन कैसे कर दिया कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाई कैसे। फिर आप विवाद चलेगा, आप कोर्ट में जाएंगे, आपका भी लॉस होगा, उसका भी लॉस होगा, ये सब चीज़ें चलती जाएंगी। इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक डिस्प्यूट हो जाएगा, तो मार्केट फेलियर है यहाँ पर। तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में 2 तरह की इन्फॉर्मेशन हो गई, एक तो एडवर्स सिलेक्शन, दूसरा मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड आफ्टर ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम होती है, और एडवर्स सिलेक्शन बिफोर ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम होती है। बात समझ ना, जैसे मैं बताता हूँ, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है आपको, उसे पता है कि आपका बुखार एक गोली से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, एक ही टैबलेट को 4 जगह तोड़ तोड़ के रख देता है, क्योंकि डॉक्टर है यार, उसे पता है कि ये बीपी हुआ है कि शुगर हुआ है, क्या हुआ है, पकड़ के देख लेता है। क्यों, यहाँ पर एडवर्स सिलेक्शन किसकी है, एडवर्स सिलेक्शन आपकी है। आप डॉक्टर के पास गए फेथ करके, ट्रस्ट करके, लेकिन वो अच्छी दवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो किस तरह से ले रहा है, एडवर्स सिलेक्शन है। ऐसे इंश्योरेंस की बात की आपने कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी को दूसरे फॉर्म में समझाता हूँ। आप एडवर्स सिलेक्शन लेते हैं शेयर मार्केट में,
जैसे मान चलो आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, आपको नहीं पता कि जिस मार्केट में जिस कंपनी में आप शेयर परचेज कर रहे हैं उस कंपनी का रेट डाउन जाएगा या नहीं जाएगा, उस कंपनी का शेयर का रेट उठेगा या नहीं उठेगा। अगर मार्केट में उसका शेयर बढ़ गया तो कंपनी प्रॉफिट में गई तो आपको डिविडेंड मिल गया, अगर शेयर होल्डर हैं तो आपको प्रॉफिट मिल गया। अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका लॉस हो गया, क्योंकि कंपनी जो शेयर मार्केट में शेयर लॉन्च कर रही है उस कंपनी को पता है ना कि हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी। मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड है, जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। हालांकि डेप्थ में आपको नहीं जाके बताना चाहता हूँ। तो ऐसे कहने मतलब है कि अगर वो शेयर मार्केट है या इक्विटी मार्केट में एडवर्स सिलेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी को ज़्यादा नॉलेज होता है। ऐसे मोरल हज़ार्ड ये बॉन्ड मार्केट में होता है, जिसे हम डेट मार्केट बोलते हैं। बॉन्ड मार्केट क्या होता है कि जब हम लोन्स वगैरह कहीं से लेते हैं, मान लो चलो बैंक आपको लोन देती है, नीरव मोदी ने क्या किया, पैसे बैंक से लिया भाग गया, तो क्या था ये मोरल हज़ार्ड है। उसका नैतिकता जिम्मेदारी थी कि उसने पे नहीं किया, उसे पता है कि हम पे तो करेंगे नहीं, तो जितने मर्जी जिस हाई रेट पे इंटरेस्ट रेट पे लोन देना दे दो, उसे पता है कि मुझे पे ही नहीं करना यार। जब मुझे पे ही नहीं करना तुम हाई रेट पे मुझे लोन दे दो, मैं अपना काम करूँगा, पे डिफ़ॉल्टर निकल जाऊँगा। लेकिन कंपनी को थोड़ी पता कि आप डिफ़ॉल्टर निकलेंगे, तो इस किसका फ़ायदा, किसका लॉस हुआ, बैंक का लॉस हुआ। बैंक पार्टी को ज़्यादा नॉलेज है, और जो लेंडर कौन है यहाँ पर, बैंक है। बारोवर कौन है, हम या आप हैं, तो हम आप बारोवर हैं। लेकिन बैंक को नहीं पता कि हम लोन पे करेंगे कि नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बैंक के पास असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, बैंक को असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। बात समझ ना? तो यहाँ पर मार्केट फेल कैसे होगा, बैंक फेलियर कैसे हो जाएगा। बैंक फेलियर का मतलब है कि इन फ्यूचर में जो अच्छे बारोवर हैं उनको लोन नहीं देगा, उनसे भी दुनिया भर की सिक्योरिटीज़ मांगेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। आसानी से लोन दे देता था लेकिन नहीं लोन दे देगा आगे। एक की कमी से पूरी मार्केट में इफेक्ट करती है। तो कहने मतलब है कि बैंक्स फेलियर हो जाएगा ड्यू टू असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि उसका तो अगर बहुत सारा एनपीए, जैसे आपने सुना होगा 2008 में जो है यूएसए में क्राइसिस आया था, पूरी मार्केट फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी? क्योंकि उसने मॉर्टगेज मतलब सबको लोन प्रोवाइड किया, हाउस लोन प्रोवाइड करते गए, हाउस लोन देते गए, लोगों ने घर बना लिया, ठीक है, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट नहीं करने पे जो हाउस होते हैं, जो घर हैं, वो किसके पास आ गए, सारे बैंक के पास आ गए। बैंक के पास इतने हाउस लोन हो गए कि वो हाउस को परचेज करने वाला कोई है ही नहीं है। तो कहने का मतलब मार्केट में रिसेशन आ गया था। तो इस केस में क्या हुआ, मार्केट फेलियर हो गया, फाइनेंशियल मार्केट फेल हो गया, बैंकिंग सेक्टर फेल हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मोरल हज़ार्ड आफ्टर प्रॉब्लम है, एडवर्स सिलेक्शन बिफोर प्रॉब्लम है। एक वर्ड हमने और लिख रखा है क्लास, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब होता है सर, कहेंगे आप। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ये जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है वो दो लोगों के बीच में आती है, इम्प्लाई और इम्प्लायर। इसी को बोलते हैं मोरल हज़ार्ड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, कि बायर और सेलर, बायर है बेटर नॉलेज देन सेलर। पॉलिटिशियन एंड वोटर, पॉलिटिशियन को पता है भैया कि हमें पार्टी में जीतना कि हारना है, और वोटर को पता है कि हमें वोट कहाँ देना है। क्योंकि पॉलिटिशियन को नहीं पता कि ये मुझे वोट देगा कि नहीं देगा। इसी तरह से आप इम्प्लाई और इम्प्लायर, एक जो लेबर है उसको ज़्यादा नॉलेज होती है उसके ओनर से, क्योंकि कहाँ गुड्स है, कौन सी गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, कौन सी गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, किस मार्केट में क्या रेट चल रहा है। इम्प्लाई को, लेबर को पता होता है गुड्स की कितना अच्छी क्वालिटी बन रही है। तो इन दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो एक अब प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम ये होती है कि एक तरफ इम्प्लाई है, उसका मोटिव कुछ और होता है, जो इम्प्लायर उसका मोटिव कुछ और होता है। यानी कि ओनर और मैनेजर में जो प्रॉब्लम होती है उसे हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। बोलेंगे सर समझ नहीं आया। कहने का मतलब है कि मान चलो मैं LIC कंपनी का ओनर मैं हूँ, और आप मेरे बहुत सारे एजेंट हैं जो मेरे अंडर में काम करते हैं। मैं आपको टारगेट देता हूँ कि भैया इस मंथ आपको हमें इतनी पॉलिसी ला के देना है। मैं तो अपना प्रॉफिट सोच रहा हूँ, लेकिन जो हमारे एजेंट हैं वो अपना प्रॉफिट सोच रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो गलत तरीके से पॉलिसी सेल करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना है, इंसेंटिव लेना है। टारगेट पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया,
ऐसे ऐसे बंदों का सेलेक्ट कर लिया जो वो पॉलिसी पे ही नहीं करेंगे, एक किस्त देने के बाद वो चले जाएंगे, दो किस्त देने के बाद वो नहीं देंगे, या एक बैंक को बोला गया कि यार इस साल आप इतने लोन्स प्रोवाइड करो लोगों को, ठीक है, गलत तरीके से लोन दिला दिया किसी को। तो ये है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, यही है कि मैनेजर, डायरेक्टर, कंपनीज के एम्प्लॉय प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस केस में क्या होगा कि पूरी मार्केट फेल हो जाती है, बैंक डूब जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डूब जाते हैं। इस तरह से अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी बैंक हैं, जितने भी चीज़ें हैं, तो कहने का मतलब है कि ये किसी एक लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी लेवल की बात कर रहे हैं, पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं। तो बैंक के पास असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल के पास असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। प्रिंसिपल एजेंट का प्रॉब्लम होता है कि ओनर के किसी एक के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना, इसी वजह से मार्केट फेलियर होता है। तो मार्केट फेलियर में क्या कंडीशन आएगी कि एक को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और एक को कम सेटिस्फेक्शन होता है। यहाँ अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन यहाँ भी आ जाएगा, अंडर कंजप्शन, ओवर कंजप्शन हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है यहाँ पर, एक को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एक को ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सब बैलेंसेस रहे, सिस्टमेटिक रहे, तो सिस्टमेटिक नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। सो उम्मीद करता हूँ मेरे सारे पॉइंट्स आपको समझ आएंगे। आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, लेमन प्रॉब्लम भी क्या है, प्रिंसिपल एजेंट क्या है, मोरल हजार्ड क्या है, एडवर्स सिलेक्शन क्या है, ये इंटरलिंक है, ठीक है। तो इसकी वजह से मार्केट फेल हो जाता है। और एक आता है मिसिंग मार्केट रह जाएगा क्लास, मिसिंग मार्केट की जो मार्केट में नहीं आता मिसिंग मार्केट है, तो इसको भी ऐसे लिंक कर देना। तो ये हमने सारे जो रीजन थे मार्केट फेलियर के हमने कर लिए हैं। अब हम क्लास 2 अगला जो टॉपिक है आपका वो सेंट्रलाइज प्रॉब्लम पढ़ाना है आपको, सिमुलेशन का मॉडल है। तो प्लीज़ कोई डाउट हो तो प्लीज़ दोबारा से आप मैसेज या बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है क्लास। थैंक यू।